हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यानी कि इसका जो 2 नंबर वाला प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाकर के ज्वाइन कीजिए, वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग कुछ इस तरीके से दीजिएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों द्वारा उनका संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो काफी अच्छा यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ न कुछ संकेत और कुछ न कुछ सूत्र होते हैं। तो उन्हीं संकेतों और सूत्रों के द्वारा उनका अगर संक्षिप्त में निरूपण कर दिया जाता है तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो काफी अच्छा इसका आंसर दिया गया है। आप लोग भी इसका आंसर बिल्कुल ही ऐसे लिखिएगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एक आध बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन इसका डेफिनेशन दिया गया है। आप लोग को भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आना है। आप लोग को लिखना ये है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अगर कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो उसका जो परमाणु संख्या है वो तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर एकदम बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2-3 बार आपके एग्जाम में आया है। इसका उत्तर आप लोग को ऐसे लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान को नहीं तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। तो अगर हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित न करें तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अतः रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए कितना अच्छा इसको बताया गया है। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि एक सिद्धांत है जिसका नाम है द्रव्य संरक्षण सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत आप लोग से ये कहता है कि द्रव्यमान का न तो आप लोग इसको नष्ट कर सकते हो और न ही इसको उत्पन्न कर सकते हो। तो अगर इस संरक्षण के इस नियम के अनुसार हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है। लेकिन यह जरूरी हो जाता है कि रासायनिक समीकरण जो है यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करे और ये पालन करे, इसीलिए हम लोग इसको संतुलित कर देते हैं। तो इसीलिए इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। काफी बेहतरीन यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। आप लोग ऐसे समझिए कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके या फिर मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और इस नए पदार्थ का गुण बिल्कुल अलग हो तो इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5वां नंबर पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत यानी कि एक दूसरे के उलट हैं। आप लोग को सबसे पहले बताना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में और इसके बारे में आपको ये बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटने के दौरान ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी हो उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप लोग को ये बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जी हो यानी कि ऊष्मा निकले उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक में क्या होता है, एक में
ऊष्मा की कमी होती है और एक में ऊष्मा की बढ़त होती है। ये दो इसका मेजर इसका डिफरेंस है और यही आप लोग को लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्षारक को अधिक के मिलने पर OH आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में पहले से ही OH आयन मौजूद होता है तथा इसमें कोई भी क्षारक विलयन को घुलकर अधिक OH आयन देता है, अतः इससे हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे समझिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर कोई विलयन है तो उसमें पहले से ही OH माइनस आयन मौजूद होता है और अगर आप लोग क्षारक को उसमें घोलते हो तो ये और अधिक OH माइनस आयन को बढ़ा देता है और जिस कारण इसकी गाढ़ता यानी कि इसकी सांद्रता जो है ये बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप लोग को कुछ इस तरीके से देना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक की क्रियाशीलता आयरन से अधिक होने के कारण जिंक आयरन को उसके विलयन यानी कि आयरन सल्फेट से विस्थापित कर देता है तथा जिंक सल्फेट बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये क्या है, तो ये आयरन सल्फेट का विलयन है और इसमें जिंक को जोड़ा गया है यानी कि डाला गया है और इससे हुआ ये है कि यह जिंक सल्फेट का विलयन बना दिया है और आयरन को उसके विलयन से निकाल दिया है। तो यही घटना होती है। आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ये काफ़ी अच्छा इक्वेशन के साथ समझाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर दिया गया है कि श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब ऐसे लिखिएगा कि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आप लोग पहले से ही जानते हो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, तो थोड़ी सी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और श्वसन में भी सेम काम होता है, इसमें भी थोड़ी सी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और जब ऊष्मा निकलती है इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। अतः हम लोग श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग को यही पूछा जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, और इसका जवाब आप लोग को एक लाइन में देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। अगर ये दोनों प्रक्रिया किसी पदार्थ में साथ साथ हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थों के परमाणु द्वारा कम क्रियाशील पदार्थों के परमाणुओं को उनके यौगिक से विस्थापित करने की क्रिया को विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ का परमाणु है। अब ये क्या करता है कि कोई कम क्रियाशील पदार्थ का जो परमाणु है उसको उसके यौगिक से क्या करता है, बाहर निकाल देता है यानी कि विस्थापित कर देता है, और इसी प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्खन का निकलना। तो अगर आप लोगों ने मक्खन का निकलते हुए देखा है कि मक्खन कैसे निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि मक्खन ठोस के रूप में क्या आ जाता है, बर्तन के ऊपर आ जाता है और जो नीचे फिर मट्ठा बचता है वो नीचे ही रह जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ ठोस के रूप में अवक्षेप बनकर के सतह पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 12 नंबर कि अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर नए गुण वाले दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक कोई बड़ा पदार्थ है, अब
अब ये क्या होगा कि ये टूट करके B+C ये दो नए नए पदार्थों का निर्माण किया और ये दोनों छोटे छोटे पदार्थ है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण को रोकने के उपाय बताए। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आने से धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको रोकने के उपाय निम्न हैं। पहला उपाय ये है कि धातुओं के ऊपर पेंट करके, दूसरा है गैल्वेनीकरण के द्वारा और तीसरा है धातुओं के सतह पर तेल लगाकर। तो ये तीन तरीके से संक्षारण को रोका जा सकता है और संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ये भी आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि विकृत गंधिता का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेलीय पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से के संपर्क में आते हैं तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है, जिस कारण भोजन का गंध दूषित हो जाता है और इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि भोजन में वसा या फिर तेलीय पदार्थ तो होता ही होता है, और जब ये तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इसमें किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है, और जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो भोजन का जो गंध है ये दूषित हो जाता है और इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें भोजन खराब हो जाता है। तो इसका आप लोग इसको प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।